नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभु वाणी में आज एक विषय पर डिस्कस करेंगे जो भारत के युवा जिससे त्रासित हैं, यानी कि पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा है, नीट के लीक हुए, उसके बाद बाकी समस्याएं हुई, सड़कों पर छात्र आ गए। उसको एक ऐसी पार्टी मिल गई जिसका नाम उन्होंने रख दिया कॉकरोच पार्टी। उनके नेता जो हैं अभिजीत, वो अमेरिका से फ्लाई करके आए हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जंतर मंतर पर आज इकट्ठे हुए हैं। उस पार्टी को सरकार ने परमिशन भी दे दी कि आप अपना प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर कर सकते हैं। इतना बड़ा दिल दिखाया सरकार ने, उसके लिए बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि जैसे भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे उनको अरेस्ट कर लिया गया, परंतु सरकार ने वो नहीं होने दिया। तो कॉकरोच पार्टी अगर आई है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये सफल होगी? क्या ये अन्ना हजारे का जो मूवमेंट 2011 में चलेगा उसका चैप्टर 2 है? इसके ऊपर चर्चा हो रही है। बीजेपी वाले भी सोच रहे हैं, कांग्रेस ने इससे अपने आप को लगभग अलग कर लिया लगता है। तो आज की प्रभु वाणी में हम कॉकरोच पार्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की प्रभुवाणी एक ऐसी कहानी से शुरू होगी जो अपमान से शुरू हुई, एक मजाक से बनी और आज दिल्ली की सड़कों पर आकार लेकर के खड़ी हो गई है इतना बड़ा। 16 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एक खुली अदालत में बोले कि बेरोजगार युवा जो पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में जाते हैं वो कॉकरोच और परिजीवी हैं। उन्हें बाद में स्पष्टीकरण भी दिया कि उनका आशय केवल नकली डिग्रीधारियों से था, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। उसी रात शिकागो में बैठे एक 30 वर्षीय युवा ने एक्स पर एक पोस्ट डाली, क्या होगा अगर सभी कॉकरोच एक साथ इकट्ठे हो जाएं? क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा किया। यह युवा था अभिजीत टिपके और एक पोस्ट ने जो तूफान खड़ा कर दिया। आज जंतर मंतर दिल्ली में आ चुका है, काफी लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। प्रश्न ये है कि जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर था तब भारत का विपक्ष कहां था? नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले बाजार में बिक गया, सीबीएसई की परीक्षाओं में अफरा तफरी रही, सीयूईटी की प्रक्रिया पर प्रश्न उठे, यूजीसी के लिए नए नियमों से विश्वविद्यालयों में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया और इनके सब के ऊपर एक कठोर सत्य ये भी है कि भारत में 40% से अधिक युवा स्नातक आज भी बेरोजगार हैं। इन प्रॉब्लम के विरुद्ध राष्ट्रीय विपक्ष ने क्या किया? चुप रहे, अल्लाह मजा। राहुल गांधी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि युवा जो है उनके पास नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सामाजिक मंचों पर संदेश आए, संसद में प्रश्न जरूर पूछे गए, परंतु कोई ऐसा नेता नहीं उभरा, ऐसा मंच नहीं बना जो इस पीढ़ी के आक्रोश को एक ऑर्गेनाइज्ड राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर सके। यहाँ महज लीडरशिप का शून्य नहीं था, ये लीडरशिप का पतन था। जहाँ शून्य होता है वहां प्रकृति कुछ ना कुछ कर ही देती है और उसको बढ़ाई कर देती है। तो अभिजीत टिपके कोई साधारण युवा नहीं है। बोस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में पब्लिक रिलेशन में वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एक ट्रेंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अमेरिका जाने से पहले वह आम आदमी पार्टी के साथ काम भी कर चुके हैं, मनीष सिसोदिया के साथ थे, जो रूलिंग पार्टी है। आज यही तथ्य बार बार उठा रहा है कि आंदोलन आपकी बी टीम कर रही है। टिपके ने इस आरोप को खंडन किया है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर आंदोलन की क्रेडिबिलिटी के लिए निर्णायक है और इस पर आगे हम लौटेंगे। पहले देखते हैं आज एक पोस्ट के बाद क्या हुआ। टिपके ने 17 मई को एक वेबसाइट और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। केवल 78 घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 करोड़ फॉलोअर इकट्ठे हो गए। 5वें दिन तक संख्या बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गई, जो भाजपा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से 87 लाख फॉलोअर से कहीं अधिक है। गूगल फॉर्म के माध्यम से 3.5 लाख से अधिक लोग मेंबरशिप ले चुके हैं। कुछ सूत्र ये संख्या 12 लाख तक बताते हैं। मैं भी कॉकरोच का हैशटैग वायरल हुआ। युवा कार्यकर्ता कॉकरोच की वेशभूषा में सफाई अभियान में निकले। न्यूयॉर्क टाइम ने इसे कवर किया, बीबीसी ने इसे कवर किया, CNN ने यह खबर चलाई कि टिपके अमेरिका छोड़कर भारत लौट आए हैं। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है, भारत के मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनलों ने जो 2011 में आज हजारे के 24 घंटे दिखाते थे, इस आंदोलन को वो कवरेज नहीं थी। यह अंतर छोटा नहीं है। सीजेपी को समर्थन मिला, परंतु वह समर्थन एक धारदार तलवार की तरह है जिसके दोनों किनारे हैं।
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने सीजेपी की मेंबरशिप ली। टीएमसी के कीर्ति आजाद भी जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा, एपी, सबने इसको जेन्युइन यूथ अपराइजिंग के रूप में प्रस्तुत किया। परंतु भारत के संदर्भ में यह समर्थन एक बड़ी कमजोरी भी है। जब महुआ मोइत्रा जुड़ती हैं तो सत्तारूढ़ दल के पास एक नैरेटिव तैयार हो जाता है। उनका कहना बनता है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। भारतीय युवा मोर्चा के तेजिंदर बग्गा जो बहुत बोलते हैं, उन्होंने दावा किया कि सीजेपी के फॉलोअर ने बड़ी संख्या पाकिस्तानी अकाउंट्स की है, उनको हर वक्त हर चीज में पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे का खारिज किया। उनका काम है जो बीजेपी बोलेगी उसके खिलाफ बोलना है, परंतु ऐसे आरोप आंदोलन की ऊर्जा को बिखेरने के लिए पर्याप्त होते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया और भी अधिक मुखर थी, तेज थी। सीजेपी की वेबसाइट बंद कर दी गई, ऐसा उनका आरोप है। एक्स पर सीजेपी का अकाउंट भारत में लीगल डिमांड के जवाब में विदहेल्ड किया गया थोड़े देर के लिए, ये भी उनका आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन अनुमति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया, ये भी उनका आरोप है, परंतु परमिशन तो मिली गई। एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अकाउंट को सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता, ये स्वयं में एक कथन है कि सरकार ने कहा कि इसको इम्पोर्टेंस दी। अन्ना हजारे की छाया और वह भी अंतर जो सब कुछ बदल देता है, देखने वाली बात है। तो रामलीला मैदान थी, अब तो रामलीला मैदान तो है नहीं। 2011 में अन्ना हजारे जब रामलीला मैदान पहुंचे तो दूरदर्शन से लेकर एनडीटीवी तक, सीएनएन, आज तक सबने घंटों दिखाया। पूरे देश में एक साथ एक समय एक ही देश दिखा। ये कलेक्टिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ने उस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ था। सीजेपी के पास इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाजपा ने अधिक फॉलोअर हैं, परंतु भारत के टेलीविजन पर्दे पर उतनी उपस्थिति नहीं है, यह आरोप आज सीजेपी लगा रही है। भारत में अभी भी टेलीविजन माध्यम है। टायर 2 छोटे जो सिटी हैं या 3 टायर सिटीज हैं, वहां तक टीवी के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, जहां वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन होता है। सीजेपी और 2011 के बीच जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उनके बीच में ये एक प्रैक्टिकल डिफरेंस है कि वो दिखाया गया, इसको उतना नहीं दिखाया गया। दूसरा अंतर क्या है? अन्ना हजारे की एक मांग थी लोकपाल, एक विधेयक, एक लक्ष्य। सीजेपी की मांग अनेक हैं। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, उनका सीफा, नीट का सुधार, सीबीएसई की पारदर्शिता, क्यूट की समीक्षा, यूजी नियमों का पुनर्विचार। जितनी अधिक मांगे सरकार के पास उतने अधिक अवसर। एक को मान लो, बाकी को नजरअंदाज करो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है अंतर है लीडरशिप की राजनीतिक पहचान का। अन्ना हजारे पर कोई भी राजनीतिक आरोप नहीं लगा सकता था उस समय। डिप्टी के पास आपका पुराना संबंध है, चाहे वो कितना भी पुराना और इनविजिबल हो, सत्तारूढ़ दल के लिए पास एक तैयार हथियार है। 2011 में भाजपा विपक्ष में थी, इसलिए उसने आंदोलन का साथ दिया। 2026 में भाजपा सत्ता में है और वह इस आंदोलन को कुचलने के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों शक्ति का उपयोग कर सकती है। तो सेंट्रल क्वेश्चन क्या है? क्या बिना टीवी के, बिना एकजुट विपक्ष के एक डिजिटल आंदोलन सत्ता को जगा सकता है या हिला सकता है? यहाँ आज प्रभुवाणी का वह प्रश्न है जो कोई नहीं पूछ रहा। भारत में विपक्ष आज न केवल संख्या के मामले में कमजोर है, वैचारिक रूप से भी बिखरा हुआ है। इंडिया गठबंधन चुनावी गणित था, वैचारिक एकता नहीं थी। और वो जब संसद में कोई विश्वसनीय वैकल्पिक आवाज नहीं होती तो युवा सड़क पर आते हैं। ये हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है। एक लोकतंत्र की विफलता नहीं, ये एक लोकतंत्र की चेतावनी है। परंतु सड़क की शक्ति जब सीमित होती है तब तो उसके पीछे कोई संगठित राजनीतिक ढांचा ना हो। सीजेपी के पास यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास डिजिटल प्रेजेंस तो है, सीजेपी के पास गुस्सा भी है, युवा आर्टिकुलर नेता भी है, परंतु कांग्रेस पार्टी के पास ऑर्गेनाइज ढांचा नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है जो किसी सरकार उसकी नींद को जगा सके। इतिहास ये कहता है कि शक्तिशाली सरकारें तब हिलती हैं जब 3 चीजें एक साथ होती हैं: एक मांग, एक नॉन कंट्रोवर्शियल नेता और मीडिया की अखंड मैसिव प्रेजेंस। 2011 में तीनों थे, 2026 से अभी तक केवल पहली शर्त आधी है, अधूरी है। तो आज की स्थिति में पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से 3 है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? प्रधान त्याग पत्र दे देते हैं, जो मेरे को लगता नहीं होगा। सीजेपी कांग्रेस पार्टी विजय का
भाषण करेगी, एक टंका बजाएगी, परंतु नीट की व्यवस्था, परीक्षा तंत्र की दुर्बलताएं और 40% युवा बेरोजगारी, ये सब जस के तस बनी रहेंगी। बेरोजगारी एक दिन में तो तय होती नहीं, ऑर्डिनेंस से तय हो नहीं। ये रोग का उपचार नहीं, केवल एक चिकित्सक की छुट्टी होगी। आंदोलन अपना मोमेंटम खोएगा इसके बाद, क्योंकि उसने जो मांगा यानी कि अगर इस्तीफा हो गया वो मिल गया, चाहे वो पर्याप्त था या नहीं था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रधान नहीं हटते, मोदी जी अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं, वो उसको नहीं उठाते। सरकार केवल आश्वासन देती है, समिति बनाती है और प्रतीक्षा करती है कि आंदोलन स्वयं थककर बिखर जाए, क्योंकि टिपके तो बाहर से आए हैं। ये सत्ता की सबसे पुरानी और सिद्ध रणनीति है। 2011 का अंत इसी तरह हुआ था, लोकपाल बना परंतु उसके दांत पहले से निकाल दिए गए थे। फाइनल पॉसिबिलिटी क्या है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार कठोर कार्रवाई करती है, टिपके या किसी अन्य नेता की गिरफ्तारी, तब ये आंदोलन शहादत का रूप ले लेगा और उसे वह ऑक्सीजन मिलेगी जो आज तक नहीं मिली है। सरकार के लिए यही वर्स्ट केस सिनेरियो है। तीनों पॉसिबिलिटी में एक समान है। ये आंदोलन एक शीशा लेकर खड़ा है, दर्पण लेकर खड़ा है, और वह दर्पण सत्ता के सामने है। मिरर इज बीइंग शोन टू द गवर्नमेंट। तो मेरा निष्कर्ष क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी एक घटना नहीं, एक निदान है। ये उस पीढ़ी की पुकार है जिसे राज ने शिक्षा में विफल किया, रोजगार में विफल किया, और जब तक न्याय मांगे निकली तो उस व्यवस्था को कॉकरोच कह दिया। अन्ना हजारे की आग ने 2011 में उस घर को जला दिया था जिसे बचाने चाहते थे। कॉकरोच जनता पार्टी की आग कहाँ जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि टिपके उस आपके इतिहास की छाया से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, क्या वह अपनी मांगों को एकाग्र कर सकते हैं कि नहीं, क्या वह उस टीवी स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं या नहीं, जहां भारत का वह मतदाता रहता है जो इंस्टाग्राम पर नहीं है, दूरदर्शन देखता है। इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स एक बड़ी संख्या है, परंतु भारत में मतदाता 60 करोड़ हैं। दोनों के बीच की खाई इस आंदोलन की असली परीक्षा है। सोशल मीडिया से आप पब्लिसिटी तो कर सकते हैं, परंतु सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। ये थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक आप मेरा वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी या बुरी, मीठी या कड़वी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, परंतु गुस्सा नहीं खाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।